गोलान हाइट्स पर मुकम्मल इसराइली कंट्रोल तस्लीम, पॉलिसी में तब्दीली क्यों? न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमलों के बाद न्यूयॉर्क में भी मुस्लिम कम्युनिटी चौकस। मेरा पूरा नाम क्लोई हाउनस्टाइन है और मैं यूटा से हूँ। और अमरीकियों को उर्दू जुबान बोलना कैसा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सदारती हुक्मनामे के जरिए इसराइल और शाम के दरमियान मुतनाज़ा इलाके गोलान हाइट्स पर इसराइल की मुकम्मल हकमियत तस्लीम कर ली है। ये 52 साल से जारी अमेरिकी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली है। पहले दूसरे मुल्कों की तरह, बैन अक़वामी बरादरी की तरह अमेरिका भी इस इलाके को मुतनाज़ा ही करार देता आ रहा था पिछले 52 सालों से। तफसीलात के लिए हम चलेंगे साकिब उल इस्लाम के पास। साकिब, सदर ने पहले तो जुमेरात को अचानक ट्विटर पर ऐलान किया था कि वो ये पॉलिसी बदल रहे हैं, और अब हमने देखा है कि एक सदारती हुक्मनामा उन्होंने जारी कर दिया और अमेरिका की 52 साल पॉलिसी बदल डाली। बिल्कुल सारा, सदर ट्रंप ने अपनी इस ट्वीट को बाकायदा पॉलिसी में तब्दील किया है। ये गुज़िश्ता रोज़ ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में उन्होंने इस ऐलान पर दस्तखत किए कि अमेरिका गोलान हाइट्स पर इसराइल की मुकम्मल हकमियत को तस्लीम करता है। इस ऐलान को बैन-अक़वामी तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की एक मदद के तौर पर देखा जा रहा है, जो 9 अप्रैल को इसराइल में होने वाले इंतखाबात में 5वीं मुद्दत के लिए वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए इंतखाबात लड़ रहे हैं। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ओके, आई थिंक कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से इस वक्त जो रिपोर्ट है उसकी जानिब हम नहीं बढ़ सकते, लेकिन एक जो बड़ी चीज़ हमने यही देखी कि जो इसराइल के वज़ीर आज़म हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो यहाँ पे आए वाशिंगटन डीसी में। यहाँ पे एपेक का भी सालाना इजलास हो रहा है, जो एक बहुत बड़ा लॉबी ग्रुप है इसराइल के लिए जो अमेरिका में काम करता है। लेकिन जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं उनको अपना ये दौरा मुख्तसर करना पड़ा। बिल्कुल सारा, इसकी वजह यह थी कि गुज़िश्ता रोज़ ही तेल अवीव पर एक रॉकेट हमला हुआ था, जिसका इल्ज़ाम इसराइल हमास पर लगाता है, और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इस मुलाकात के दौरान ही ऐलान किया कि वो अपना दौरा मुख्तसर कर रहे हैं। वो पहुंचे थे इतवार की शाम अमेरिका एक 4 रोज़ा दौरे पर, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जब ये ऐलान इस एलामिये पर दस्तखत किए उन्होंने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप के साथ, तो उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अपना दौरा मुख्तसर करके वापस पहुंच रहे हैं। तो सिर्फ अपना करना पड़ा, और इस वक्त रिपोर्ट साकिब उल इस्लाम की रेडी है, तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जी साकिब उल इस्लाम, हमने आपकी रिपोर्ट देखी। ये यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को आप बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा इस बारे में क्या कह रही है, क्योंकि उनकी नज़र में तो ये इलाका पिछले 52 सालों से मुतनाज़ा ही चला आ रहा है। बिल्कुल, और एंटोनियो गुतेरेस जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि इन गोलान की पहाड़ियों की हैसियत में अक़वाम मुत्तहिदा के लिए कोई तब्दीली नहीं हुई है। और उन्हीं की इस बात को दोहराते हुए स्टीफन डुजरिक जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी है ये सिक्योरिटी काउंसिल की पॉलिसी की अक्कास है और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ऑलराइट, साकिब उल इस्लाम हमारे साथ थे और हमें एक बहुत अहम इशू पे अपडेट्स दे रहे थे वाशिंगटन से। थैंक यू वेरी मच साकिब। थैंक यू। गोलान हाइट्स है क्या? ये शाम के जनूब मगरिब में वाक़े एक चट्टानी इलाका है जो सियासी और अस्करी हिकमत अमली के एतबार से बहुत अहम है। इसके बेशतर हिस्से पे तो इसराइल ने 1967 की 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग के दौरान कब्जा किया था। शाम ने उसके बाद गोलान हाइट्स वापस लेने की नाकाम कोशिश की, जिसके बाद 1974 से अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्जर्वर फोर्स जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए इलाके में मौजूद है। 1981 में इसराइल ने गोलान हाइट्स को यकतरफा तौर पर अपने साथ मुल्हक कर लिया, लेकिन आलमी बरादरी इस कब्जे को तस्लीम नहीं करती। ये इलाका इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि यहाँ से इसराइली फौज को शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क तकरीबन साफ नजर आता है, जबकि इसराइल के लिए ताज़ा पानी का अहम ज़ख़ीरा भी इसी इलाके में है। दूसरी देखा जाए तो शाम के लिए इसराइल को भी यहाँ से हदफ बनाना आसान है, मगर चट्टानें इसराइल को भी तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। तो इस इलाके में आज कमोबेश 30 यहूदी आबादियाँ हैं, जिनमें लगभग 20,000 अफराद बसते हैं, और द्रूज़ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20,000 शामी भी इसी इलाके को अपना घर कहते हैं। तो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के किसी हल की सूरत में शाम ये इलाका वापस जाता है, और इसके लिए इसराइल को 67 में हासिल होने वाले इलाकों का कब्जा छोड़ना होगा, जिसका मतलब यह है कि अपने लिए पानी के अहम ज़ख़ीरे का कंट्रोल भी इसराइल खो देगा। तो इसलिए ये इलाका मुतनाज़ा है और आज भी बहुत अहमियत रखता है। तो सदर ट्रंप ने गोलान हाइट्स के मामले पर आलमी बरादरी से हट कर इसराइल का साथ क्यों दिया, इस बारे में आज हम बात करेंगे वाइल अल-ज़ियाद से, जो अमरीकी महकमा खारजा के साथ बतौर मशरिक़ वस्ता पॉलिसी माहिर 10 साल काम कर चुके हैं और अब एंगेज फाउंडेशन के सरबराह हैं, जो अमेरिका में मुसलमान कम्युनिटी को सियासी तौर पर मुतहरिक करने के लिए काम करती है। वेलकम टू व्यू 360।
what purpose would you say it serves for the Trump administration to change its policy on Golan Heights, a policy that has lasted up until this point for 52 years? Thank you for having me. You know, there's all kind of speculation since Trump made the announcement via Twitter, which is usually his habit. One of the reasons could be, as others have said before me, that he might be working to bolster Netanyahu, Prime Minister of Israel, before his upcoming elections. Also, to really bolster his own support within his conservative evangelical base, which are very strong supporters of Israel and want to see it as strong and as secure as possible. Alright, so वाइल आज़ाद ने कहा कि दो वजूहात इसकी नज़र आती हैं कि सदर ट्रंप ने क्यों अमेरिका की ये पॉलिसी अचानक बदल दी ट्विटर के एक पैगाम के जरिए। एक वजह तो वही जो हमने जिसका साकिब अल इस्लाम ने भी जिक्र किया था कि इसको इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की एक मदद के तौर पर देखा जा रहा है, जिनको एक कड़े इलेक्शन का सामना है आने वाले कुछ ही दिनों में। दूसरी जानिब इससे सदर ट्रंप की जो वोटर बेस है, ख़ास तौर पर जो उसमें क़दामत पसंद मसीही सदर ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, उनके लिए भी ये एक पैगाम है। इससे उनकी भी जो सपोर्ट है वो सदर ट्रंप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर चूंकि अब अमेरिका में भी इलेक्शन साइकिल स्टार्ट हो रहा है। Why is it important for President Trump to show that he is close to Mr. Netanyahu and that he has his back, he's supporting him? Why does President Trump's support matter for Netanyahu for Israeli elections? Well, the United States is Israel's biggest and most important ally and financial supporter, and obviously military partner. And so for any prime minister of Israel, he can show that their most important ally is with them, especially on such contentious and sensitive issues, which began with agreeing to move the U.S. Embassy to Jerusalem and recognizing Jerusalem as the capital of Israel, and now with the Golan Heights, and then other obvious issues that have been going on, which is pressing the Palestinians to accept an agreement on Israeli terms. All of these, in his thinking, will bolster his position in getting reelected, and especially at a time where he's been indicted for corruption. तो जहाँ तक इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सदर ट्रंप की हिमायत की अहमियत है, तो उसकी एक तो बड़ी वजह यह है कि अमेरिका इसराइल का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है, हामी है, उसकी मदद करता है अस्करी एतबार से भी। तो किसी भी इसराइली वज़ीर आज़म के लिए ये दिखाना कि अमेरिका जैसे अहम इत्तेहादी की सपोर्ट उसे हासिल है, बहुत अहमियत का हामिल है। और हमने देखा कि जेरूसलम में अमेरिका ने जो अपना सफारत खाना भी मुंतकिल किया और उसको इसराइल के कैपिटल के तौर पर तस्लीम किया। और अब गोलान हाइट्स का मामला, ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में हो रही हैं। चूंकि खुद नेतन्याहू भी इस वक्त करप्शन के चार्जेस का सामना कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए ये दिखाना बहुत मददगार साबित हो सकता है कि अमेरिका जैसा अहम एलाई और सपोर्टर इस वक्त उनके साथ है। Why do you think President Trump has what it looks like a special bond with Mr. Netanyahu? Well, if you look at his 2 years now and his special bond with particular leaders, it's clear that the president feels very comfortable with similarly, I would say, leaders with autocratic and strongman tendencies. He respects power, he respects directness, and he's forged apparently the same relationship with the North Korean leader. So it's no surprise. And more practically speaking here, the United States and Israel, and particularly more recently, the conservative part of the Republican Party has become very close to the conservative side of the Israeli politics, including the Likud party. They see the world in very similar ways, particularly when it comes to the threats that they face as they conceive it from countries like Iran or Islamic extremism, for example. तो अमेरिका में वाइल ज़ियाद कहते हैं कि अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी की जो कंजर्वेटिव कह लीजिए हिस्सा है, वो भी इसराइल के साथ और इसराइल के कंजर्वेटिव हलकों के साथ कुर्बत अब महसूस कर रहा है, ख़ास तौर पे ईरान और खित्ते के दीगर इशूज़ पे। और जहाँ तक सदर ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान एक खुसूसी रिश्ता हमें जो नज़र आता है, उसकी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों की जो शख्सियत है वो बहुत मिलती जुलती है, दोनों का अंदाज़ बहुत मिलता जुलता है एक दूसरे से। और सदर ट्रंप उस तरह के लीडर्स को पसंद करते हैं जो बहुत डायरेक्ट हों और पावर का जो कह लीजिए कि कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है,
اس کو دکھاتے ہوں. While last but not the least, if you can briefly tell us, beyond condemnation from Syria and its neighbors and from Gulf countries, what can we expect? How will this change regional politics, if at all? We should not expect anything, and it will not change anything in regards to regional politics. Syria is in the midst of a devastating civil war, primarily caused by Bashar al-Assad in his effort to stay in power. And the Arab countries and their leaders are really more concerned with domestic politics and holding on to power. So they're not gonna do much. All right. So وائل زیاد کہتے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے سے علاقے کی جو صورتحال ہے اس پر خاص طور پہ جو سیاسی صورتحال اس پہ کوئی فرق پڑے گا، تو وہ کہتے ہیں نہیں پڑے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو شام میں جنگ جاری ہے اور دوسری جانب جو عرب ملکوں کے رہنما ہیں وہ اس وقت اپنے جو اندرونی معاملات ہیں، جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں، وہ ان کی ترجیحات میں اس وقت شامل ہیں اور اپنے اقتدار کو بچانا اس وقت ان کی ترجیح ہے. تو معاملے کا کوئی بہت زیادہ اثر خطے کی صورتحال پہ تبدیلی کی شکل میں کم از کم نہیں پڑے گا. تھینک یو سو مچ وائل الزیاد. وی ریئلی اپریشیٹ یور ٹائم اینڈ یور انسائٹ. اس وقت آئی ایم ایف کا ایک وفد پاکستان میں موجود ہے جو کسی ممکنہ بیل آؤٹ پیکج پہ پاکستان میں حکام سے بات چیت کر رہا ہے. واشنگٹن میں اس وقت ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر موجود ہیں اور وہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت اہم میٹنگز ہیں اب یہ، کیونکہ پاکستان کی اکانومی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے مشکلات کو تو شکار ہے اور مختلف سورسز سے رقم بھی جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آئی ایم ایف کی اہمیت کم پھر بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. آئی ایم ایف کا کیا کہنا ہے اس وقت، ان کی میٹنگز کا فوکس کیا ہے؟ سارا، جس طرح سے آئی ایم ایف کے حکام سے میری بات ہوئی اور اس کے بعد جب آئی ایم ایف کا مشن بھی اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہے، جس میں ان کی مختلف حلقوں سے اکنامک ٹیم سے پرائمریلی بات ہو رہی ہے پاکستان میں. ان کی آئی ایم ایف حکام کا کہنا ہے واشنگٹن میں کہ یہ 3 سال کا جو پروگرام ہے پاکستان جس کے لیے آپٹ فور کر رہا ہے، اس میں مختلف قسم کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے. اور خاص طور پہ ریویو میٹنگ ہے یہ، اور یہ والا جو مشن ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، اور جو بھی یہ سارا ریویو بنے گا وہ لا کے واشنگٹن میں شیئر کیا جائے گا اپ کمنگ اسپرنگ میٹنگز میں، جو کہ 2 اپریل سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، 2 اپریل سے 12 اپریل تک جو ہے وہ جاری رہیں گی. اس کے بعد جو مڈ آف اپریل میں پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا دوبارہ سے جو ملاقاتیں ہوں گی، ان میں طے پائے گا کہ یہ کس نوعیت کا پیکج ہوگا. کچھ حلقوں میں $6 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے اور کچھ حلقوں میں $12 بلین کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن جو مختلف ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً $8 سے $10 ارب کا یہ پیکج جو ہے پاکستان کے لیے 3 سال کے پلان کے اکارڈنگلی بنے گا. ایون دو کہ پاکستانی گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی ہے کہ کچھ کنڈیشنلٹیز جو ہیں وہ سافٹ ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی اس پہ کچھ چیزیں باقی ہیں. کس قسم کی کنڈیشنز آئی ایم ایف رکھ سکتا ہے، یہاں پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ جو واشنگٹن میں باتیں ہو رہی ہیں اس وقت سارا، اس میں پرائمریلی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنا ڈیفیسٹ جو ہے، فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کرے. مطلب کہ اپنا اسپینڈنگز جو ہیں ان کو کم کرے، اپنا ریونیو جو ہے اس کو بڑھائے. اس کے لیے ٹیکس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اور اس سے سب سے بڑھ کے جو اسٹیٹ اونڈ اینٹیز ہیں جو بہت زیادہ لاس جو ہے انکر کرتی ہیں، ان کے لاسز جو ہیں ان کو کم کیا جائے. اور خاص طور پہ جو ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومس ہونے کی بات ہے، اس حوالے سے بھی ایک کنڈیشن جو ہے وہ اس پورے معاملے میں شامل ہے. اور سب سے اہم جو معاملہ ہے اس میں ڈالر کے اگینسٹ جو روپی کا ریٹ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، جس پہ فری فلوٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے ڈالر کے مقابلے میں جو پاکستانی روپے کی قدر ہے اس کو خود سے مینیج نہیں کرنا چاہیے، آرٹیفیشلی مینیج نہیں کرنا چاہیے، جو اس سے پہلے کی گورنمنٹس کرتی نہیں ہیں. اور اس حوالے سے اکانومی پہ جو سلمپ آیا ہے اور جو سٹریس آیا ہے وہ تاکہ آنے والے دنوں میں اس سے بچا جا سکے. رائٹ، اسد اللہ خالد ہمارے ساتھ ہے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے ہیڈ کوارٹر سے. تھینک یو ویری مچ اسد. امریکی کمپنی بوئنگ کے 2 میکس 737 طیاروں کے حادثات کے بعد اب ماہرین کی ایک آزاد ٹیم یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ امریکی ریگولیٹرز کس بنیاد پہ جہازوں کے استعمال کی اجازت دیتے ہیں. 2 حادثات میں تقریباً 350 افراد کی ہلاکت کے بعد بوئنگ اب اپنے سافٹ ویئر میں تو تبدیلیاں کر رہی ہے، لیکن امریکہ میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان جہازوں کو استعمال کرنے کی اجازت بوئنگ کو کیسے ملی. امریکہ میں فضائی انڈسٹری کو کنٹرول کرنے والی فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ وہ کسی نئے طیارے کو استعمال کرنے کے فیصلے کا اختیار اسے بنانے والی کمپنیوں کو نہیں دیتی. بوئنگ آج کے دن پائلٹس، ٹیکنیکل عملے اور سرکاری حکام کو بتائے گی کہ وہ 737 میکس طیاروں کو دوبارہ پرواز کے لائق بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے. ان جہازوں کو اڑانے پر دنیا کے کئی ملکوں میں اس وقت پابندی ہے.
हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर हम आपके लिए कुछ नए सिलसिले लेकर आए हैं। पेचीदा मामलात पे आसान और दिलचस्प वीडियोस पर हमारा खुसूसी सिलसिला क्या क्यों कैसे बहुत पसंद किया जा रहा है। और इसके अलावा मामला है क्या, इस नाम से भी हमने एक सीरीज का आगाज किया है जिसमें आप पाकिस्तान में ज़ेर बहस अहम मौज़ूआत की तारीख जान सकते हैं। ये तमाम सिलसिले आपको facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर भी मिलेंगे। न्यूजीलैंड की मसाजिद पर हमले ने दुनिया के दीगर मुल्कों में आबाद मुसलमानों को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सोचने पे मजबूर कर दिया है। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क, जहां मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के जहन में बहुत से सवाल हैं, दिलों में डर भी है। इस शहर में रजाकारों पर मबनी एक ग्रुप मुस्लिम कम्युनिटी पेट्रोल एंड सर्विसेज का कहना है कि उनका काम अब पहले से बढ़ गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम अपनी गाड़ी की खिड़कियां खुली रखेंगे और अपनी आंखें और कान भी खुले रखेंगे। नजरुल इस्लाम कुरानी तालीमात